लीजिए फटाफट सब लोग। बोलते हैं कि आएगी जीरो, यानी कि यही हम जानते हैं, जो आप अगर किसी सैटेलाइट में हो और किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो तो वहां पर वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। इसलिए बोलते हैं कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम लोग क्या करते हैं, वेटलेसनेस फील करते हैं। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। के बारे में तो यूजुअली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, समझ में आ गया भाई, डन। चलिए अब हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो यूजुअली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होता है आपका क्या कहते हैं, स्पाइस सैटेलाइट, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट, पोलर या स्पाइस सैटेलाइट बोलते हैं। तो यहां पर जियो नाम है जैसे जियो स्टेशनरी, यानी कि आपका वो सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है, अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहता है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। यानी कि हम जानते हैं अर्थ जो है वो क्या करती है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा कितना होता है 2π/t, टी कितना होगा 24 आवर्स, ये हम जानते हैं। तो अर्थ घूमती है, तो अगर सैटेलाइट यहां पे और अर्थ घूम गई तो क्या ये सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रह पाएगा? तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में कब रेस्ट पर रहेगा, जब अगर अर्थ घूम रही है तो सैटेलाइट भी घूमे। तो अर्थ घूम रही है यानी अर्थ यहां पर है, सैटेलाइट यहां पे, तो ऐसे यानी अर्थ जो सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ ही घूमे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो सैटेलाइट जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर रहेगा। ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, है ना। तो खास बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये कौन से सैटेलाइट होते हैं जिनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी 24 आवर्स के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे घूमती है, तो उसका भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। समझ में आ गया। एक और खास बात यह है कि अर्थ जो है हम जानते हैं कहां घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट। तो आपका सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ यू घूम रही है और वो उल्टा घूम रहा है, तो अगर वो उल्टा घूमेगा तो वो आपका जी सेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो जी सेट के लिए सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम, तभी उसको हम जी सेट बोल पाएंगे, ठीक है। एक और खास बात यह है कि आपका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है इट शुड पास थ्रू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। अरे भाई साहब 11.2 8.2 क्या होता है, इतना भी मतलब आप लोग सब जानते हो यार। अब 11.2 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, सब जानते होते हैं बच्चे, है ना, कि वो इसकी वेलोसिटी होती है 8.2 ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जब नियर द सरफेस होता है। मतलब क्या बताना चाहते हो कि भाई सर हमें भी मालूम है, अच्छी बात है, थैंक यू, आपको नॉलेज है, कांग्रेचुलेशन, आपको नॉलेज है, समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ कि जीसैट जो है भाई, मैं ये बोर्ड लेवल की चीजें बात नहीं करना चाहता कि भाई 11.2 होती रेट आ रहा हूँ, वो सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। वो आप लोग थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहा करो, तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी ना, एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, है ना। तो जीसैट क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो सैटेलाइट भी क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट घूमना चाहिए, तभी वो अर्थ यहाँ पर है तो अर्थ क्यों घूम रही है, सैटेलाइट भी उसका घूम रहा है। यानी मैं मान लो अर्थ हूं, ये मेरा सैटेलाइट है, तो मैं ऐसे घूम रहा हूं तो सैटेलाइट मेरे सामने रहेगा, तभी वो जीसैट रह पाएगा। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखो एक और ज्ञानी है वो बता रहा है 84.6 भी होता है कुछ, है ना, ठीक है। चलिए तो जीसैट की कंडीशन समझ लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो यहां पर मान लो ये अर्थ है एंड ये एक जीसैट है, छोटा बना दिया अर्थ, बड़ा बनाते हैं, इतना छोटा भी नहीं है, इतना तो बना होना चाहिए, चलिए इतना हो गया। और ये हम बना रहे हैं, ये है जीसैट। तो यहां पर ये हमारा जीसैट है और ये अर्थ है। तो अर्थ हम जानते हैं अगर ऐसी घूम रही है तो जिस सेंस में अर्थ घूमती है उसी सेंस में इस जीसैट को भी घूमना पड़ेगा, इसी सेंस घूमेगा, है ना। तो इसकी बात कुछ वेलोसिटी होगी भी नोट, है ना, सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम जानते हैं कि यहां पर ये इसका मास मान लेते हैं एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, रेडियस मान लेते हैं आर है, और इसका जो रेडियस है जिसमें घूम रहा है ये मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो कॉन्सेप्ट वो ये कि ये घूम रहा है तो सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर एक हम जानते हैं सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहां पर अंदर की तरफ एक ये हमने फोर्स लगा दिया है एफ जी, एफ जी,
और तो एफ जी बराबर हो जाएगा एम इंटू एसी, सेम कॉन्सेप्ट, कोई अलग नहीं है। तो एफ जी है हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर एम इंटू एसी। एसी कितना आएगा वी, हाँ एसी हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो अर्थ की होगी वही इसकी होगी, है ना। तो यहां एम से एम चला गया तो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर आर। ओमेगा कितना आएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां से सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो अभी निकाला था, कोई अलग नहीं है, इट इज सेम। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर को, हाँ टी स्क्वायर कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम आर क्यू। समझ आ गया। अब इसमें देखिए यहां जो कैपिटल टी है, टी कितना होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो अर्थ का होगा वही होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 24 आवर्स। तो टी अगर 24 आवर्स करते हैं तो यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू जो आती है वो नियरली आती है 42,000 किलोमीटर। कितनी होती है 42,000 किलोमीटर। सर कैन आई डू ग्रेविटेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज रिप्लाई। अभिषेक कुमार मौर्य जी, आप मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए, आप क्लास रन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, बढ़िया बात है, आप कर लोगे। नहीं कर पा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इलेक्ट्रो करिए, है ना। तो आप अटेंड कीजिए क्लास, है ना, अपने आप फील आ जाएगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर बराबर 42,000 किलोमीटर, यानी दिस इज द रेडियल ऑर्बिटल रेडियस जिसमें ये सैटेलाइट क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, और अगर मैं कहता हूं कि सरफेस से इसकी हाइट अगर h और ये है कैपिटल आर, तो आर प्लस एच बराबर है स्मॉल आर। तो हाइट भी निकाल सकते हो, आर कैपिटल आर है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। पुट द वैल्यू, बताइए हाइट कितनी हो जाएगी, निकालिए। हाइट निकाल लीजिए, हाइट है तो कितना आ रहा है 35600 किलोमीटर इस हाइट पर होता है। तो बेसिकली जो आपका जी सेट होता है, जहां आप इक्वेटर पे खड़े हो जाते हो, तो आपके सर से 35,600 किलोमीटर ऊपर है ना। अब जी सेट का यूज क्या है, जितना भी आप कम्युनिकेशन देखते हो ना, आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जी सेट। तो जी सेट का काम क्या होता है, वो आप, ये आपका कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक, नोट कीजिए। समझ आ गया। तो यहां पर जो पॉइंट्स मैंने बोले थे मैं एक बार लिखा देता हूं, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे।
तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट आर जीसैट? ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, रेस्पेक्ट होते हैं। लिखिए, दीज आर द सैटेलाइट्स विच remains at rest with respect to the earth. सेकंड पॉइंट, अगर अर्थ के रेस्पेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा, इनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन should be same as that of earth, that is 24 hours. Sense of rotation should be same. Sense of rotation should be same as that of earth. Sense of rotation should be same as that of earth. जो अर्थ का है वही इस तरह का होगा। Sense of rotation should be same as that of earth. ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, sense of rotation should be same as that of earth. And the plane of rotation should pass through equatorial plane. ना, plane of rotation should pass through equatorial plane of अर्थ। तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उससे इट शुड पास। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये इक्वेटर से ही पास होना चाहिए और किसी प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी और प्लेन से पास होगा तो ये आपका जी सेट नहीं रह पाएगा, है ना, ये जी सेट नहीं रह पाएगा, है ना। इधर अपना लिख लीजिए। हाँ, अब यहां पर हाँ ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपका प्लेन ऑफ रोटेशन यहां से बात होना चाहिए कुछ। और क्यों नहीं चाहिए? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? ऐसे भी तो कर सकते हो, ये ऐसे भी तो कर सकते हो। तो अर्थ कैसे घूम रही है? ऐसे। आप कैसे घुमा रहे हो? ऐसे। तो अगर अर्थ यूं घूम रही है और आपका सैटेलाइट यूं घूम रहा है, तो क्या ये सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में
रेस्ट पर रह पाएगा? आंसर दीजिए मेरे को। अगर मैं कहता हूं कि मैं तो सैटेलाइट को ऐसे घुमाना, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना चाहते हो, तो जब भाई अर्थ यूं है, तो अर्थ यूं घूम रही है और सैटेलाइट यूं घूम रहा है, तो क्या अबे हम चाहते हैं कि अगर सैटेलाइट यहां पर है और अर्थ यूं घूम रही है तो सैटेलाइट यही रहे, सैटेलाइट यही रहे, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट पर नहीं रहेगा। ये तभी रह पाएगा जब ये यहां पर होगा, ये प्लेन होगा। तो अर्थ का ये इक्वेटर है, तो यहां है सैटेलाइट, तो अर्थ घूमी सैटेलाइट घुमा, अर्थ घूमी सैटेलाइट घुमा, साथ साथ घूम रहे हैं हम लोग, हम साथ साथ। समझा के? दिस पॉइंट क्लियर? ये खास बात है। अब यहां पर ये हमने बता दिया था ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई आपका जीसैट जो है उसका काम क्या है। ये आपका कम्युनिकेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं, कि कम्युनिकेशन के लिए इसका हम यूज किया जाते हैं। देखिए अगर यहां हम बात करेंगे कि कितना एरिया कवर्ड होता है बाय जीसैट, तो एरिया कवर्ड बाय जीसैट, एरिया कवर्ड बाय अ जीसैट, जीसैट कितना एरिया कवर करता है ना। इसका यूज क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ये अर्थ है एंड यहां पर हमारा जीसैट है, दिस इज अवर जीसैट, तो यहां जीसैट क्या करता है? सिग्नल भेजता है। तो यहां से सिग्नल यूं जाएंगे और सिग्नल यहां से यूं जाएंगे, तो केवल इस पार्ट में जीसैट के सिग्नल पहुंचेंगे, इस पार्ट में सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। समझ आ गया? इस पार्ट में पहुंचेंगे, इस पार्ट में सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। तो ये पार्ट हमारा एरिया कवर्ड होगा। तो हमें निकालना है एरिया कवर्ड कितना होगा। देखिए रेडियस अर्थ की आर है, सेंटर से इसकी दूरी है स्मॉल आर, तो आई नीड टू फाइंड दिस एरिया कवर्ड। तो कॉन्सेप्ट जो लगेगा, अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो कॉन्सेप्ट हम लाएंगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सॉलिड एंगल का यूज होगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि पूरा अर्थ का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके सेंटर पर सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो देखिए अगर हमारा सॉलिड एंगल 4 पाई है, ओमेगा बराबर 4 पाई है, तो करस्पॉन्डिंग एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और अगर सॉलिड एंगल हमारा 1 है, तो करस्पॉन्डिंग एरिया 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो एरिया आएगा आर स्क्वायर। और अगर सॉलिड एंगल ओमेगा है, तो करस्पॉन्डिंग एरिया कितना आएगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो यानी कि एरिया कवर्ड इट विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। और ओमेगा हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इनटू आर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। समझ आ गया भाई? ये तो ए आ गया 2 पाई। तो दिस द एरिया कवर्ड, इतना एरिया ये आपका क्या कहते हैं सैटेलाइट कवर कर लेगा। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। पुष्कर यादव जी बेटा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने वर्कबुक डाल रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई आपको कष्ट नहीं होगा। पुराना एक्सपीरियंस मेरा ये रहता है कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है वो अपलोड करते हैं, इसलिए मैं कहा छोड़ो रहने दो, अपनी ग्रुप पे डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डन, ठीक है, इतना आ गया। तो ये एरिया कवर्ड है। देखिए खास बात ये है कि अर्थ ये है, सैटेलाइट यहां पर, तो इतना पार्ट, इस पार्ट में सिग्नल पहुंचेगा, यानी कि आपका जो सिग्नल पहुंचेगा वो इस पार्ट में पहुंचेगा। यानी कि आपका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहां पे आप सिग्नल नहीं पहुंचा सकते हो। यानी कि आप जीसैट के थ्रू आप क्या कहते हैं यहां पर सिग्नल नहीं पहुंचा सकते हो। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो अब बताइए अगर ये अर्थ है एंड यहां पर आपका जीसैट है, तो इतना पार्ट कवर है, तो कम से कम कितने हमें सैटेलाइट चाहिए होंगे जिससे कि पूरी अर्थ को कवर कर सके एक्सेप्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल? सौरभ जी आप कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिए, है ना। हाँ भाई, कितने यहां पर कवर, कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट? 4। सोच लो, ये है आपका अर्थ, एक सैटेलाइट यहां लगा दिया तो ये पार्ट कवर हो गया। 4 नो 3, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक भी लगा दो,
मिनिमम 3 सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर अर्थ। समझ आ गया? ये तो ये जीसैट है। एंड अगेन हम जानते हैं कि इंडिया में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे स्पेस रिसर्च में काफी इसका योगदान है। और इंडिया के पास बहुत सारे जीसैट है, केवल 3 नहीं, बहुत सारे जीसैट्स हैं। एंड वी हैव डेवलप्ड ग्रेट टेक्नोलॉजी। और खास बात यह है कि इंडिया का जो इसरो है, हमारा जो PSLV जो लॉन्च व्हीकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों ने ऐसे लॉन्च व्हीकल बनाए हुए हैं जो क्या कहते हैं एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स को ले जाते हैं, है ना। और इंडिया ने कुछ साल पहले एक सैटेलाइट PSLV रॉकेट लॉन्च किया था, और उसमें आई थिंक 100 से ऊपर, 100 से ऊपर सैटेलाइट एक साथ लेके गए थे। 100 से ऊपर एक साथ सैटेलाइट लेके गए थे। और उसमें क्या कहते हैं नॉट ओनली इंडिया, USSR, रसिया और क्या कहते हैं अमेरिका, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, सबके सैटेलाइट हम लोगों ने किए थे। तो ये खास बात है। तो ये सब चीजें हैं। खैर ये सब तो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको मालूम ही होगा। तो सैटेलाइट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज इन कम्युनिकेशन, है ना। 107, 108 है ना, 100 से प्लस थे एक साथ। और इट इज अ रिकॉर्ड, इट वाज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ कि अभी तक किसी ने भी इतने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च नहीं किए हैं जो हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो लिख लीजिए सब लोग फटाफट। अब इसमें जीसैट क्या करता है? इक्वेटर के आसपास यानी ये एरिया कवर कर पाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो वहां पर क्या कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हम वहां पे भेज नहीं सकते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल की इंफॉर्मेशन के लिए या उसको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें यहाँ पे एक और सैटेलाइट यूज करना पड़ता है, और वो होता है हमारा स्पाइस सैटेलाइट। इसी को बोलते हैं हम पोलर सैटेलाइट। स्टार्टिंग में इसका नाम पोलर सैटेलाइट था, बट अब इसका नाम जो है चेंज हो गया है, यानी इसको हम स्पाई सैटेलाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसका काम क्या है? स्पाई करने के लिए होता है ना, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह की इंफॉर्मेशन निकालना, है ना। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब कैसे करेंगे? तो स्पाई सैटेलाइट क्या होते हैं? ये बिल्कुल अर्थ के पास होते हैं, अर्थ के बिल्कुल पास में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के पास ही रिवॉल्व करते हैं। और इनका प्लेन ऑफ रोटेशन जो है इट कैन बी एनी, यानी कि यहां पर ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, और ये ऐसे भी एक बना देता हूं, ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये और भी सेंस में रिवॉल्व कर सकते हैं। मैं और इसको बनाता हूं थोड़ा सा, आई नीड टू रोटेट इट, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, और बड़ा करते हैं। ये हो गया। और भी कर सकते हैं, लो ये और बना लेते हैं, और इसको हम ऐसे करते हैं, ये। तो इट कैन रोटेट इन एनी प्लेन, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु टाइप का बन गया ना, परमाणु ऐसा सिंबल बन रहा है। ठीक है, ये है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, और ये है आपका साउथ पोल होता है ना। तो इस प्रकार से घूमते हैं, और ये बिल्कुल पास में होते हैं। तो यहां पर अभी जो फॉर्मूला सीखा था, T² बराबर था कितना? 4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू R³ तो बेसिकली यहां पर इस फॉर्मूले में अगर मैं R की वैल्यू RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज योर 6400 किलोमीटर। अगर हम वैल्यू उसमें रखते हैं तो टाइम पीरियड जो आता है इट इज 84.6 मिनट। 84.6 मिनट ये टाइम पीरियड आता है। ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये है। तो इसका नाम स्पाइस सैटेलाइट क्यों बना? क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के पास में होते हैं, और ये अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स के हैं उसके फोटोग्राफ लेने में इनका यूज होता है ना। और टाइम पीरियड कितना? 84.6 मिनट है। तो हर 84.6 मिनट के बाद ये वापस से अर्थ के सिर्फ उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाएंगे, है ना। तो याद है आपको कि आज से बहुत समय पहले की बात है, अभी तो उस समय शायद आप लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। और उस समय क्या कहते हैं इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अपने जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, और उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने पोखरण में किया था 1999 में किया था। और ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट मिशन था कि किसी को पता नहीं चल पाया। उनको मालूम था कि यहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका के स्पाइस सैटेलाइट घूम रहे हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के पिक्चर्स ले रहे हैं। 1998, हाँ जो भी है ना, 1998 जो भी है। तो उस समय क्या हुआ था, वहां पर स्पाइस सैटेलाइट डिफरेंट डिफरेंट जगह के फोटोग्राफ ले रहे थे, और
क्या कहते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक टेक्निक बनाई कि भाई ऐसा है कि जब ये सैटेलाइट वहां से पास करेगा तो उस समय हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से ड्रिलिंग की, उसको नीचे ले गए एंड वो टेस्ट किया गया। एंड उस समय मतलब अमेरिका क्या कहते हैं मानने को तैयार नहीं था कि यार ये कैसे हो गया, हमारे तो सैटेलाइट हैं फलाने का ना, है ना। तो फिर भी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था, है ना। अच्छा आप थे, बढ़िया बात है, शानदार, गुड। हाँ परमाणु करके मूवी बनी थी, आप बिल्कुल हाँ वो मूवी है, उसमें जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल रियलिटी है ना। एंड इट वाज लाइक शॉक फॉर अमेरिका एट द टाइम। उस समय सैंक्शन भी लगाए थे कि भाई हम बहुत सारे बैन लगाए थे कि इंडिया पे कि ये सब बैन कर देंगे फलाने का ना, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, होता रहता है। 11/1998 बिल्कुल सही बोला, थैंक यू बताने के लिए। तो ये है स्पाइस सैटेलाइट, लिख लीजिए 84.6 मिनट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन, पाथ ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट हम जो लॉन्च करते हैं उसका पाथ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर ये अर्थ है और अर्थ से यहां पर मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा हूं एट सम डिस्टेंस, लेट्स से आर फ्रॉम द सेंटर। तो अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है v, अगर v ऑर्बिटल के बराबर है, v नॉट क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इसका जो पाथ होगा सर्कुलर होगा। तो यहां पे लिखते हैं इफ नंबर वन v बराबर v नॉट है, पाथ कैसा होगा, इट विल बी सर्कुलर, है ना। तो अभी हमने सीखा था वही है। और दूसरा, अगर v की वैल्यू v ऑर्बिटल से ज्यादा है लेकिन इसके वेलोसिटी से कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा है, इसके वेलोसिटी से कम है, तो इसका पाथ होता है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल होता है ना, याद रखना आपको, इलिप्टिकल पाथ होता है। थर्ड, अगर वेलोसिटी v बराबर एग्जैक्टली v स्केप है, v कितनी है, v स्केप के बराबर है, तो पाथ होता है इसका पैराबोला। एंड फोर्थ, अगर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो पाथ होता है हाइपरबोला। एंड लास्ट वन, अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम हो जाती है तो पाथ इसका होता है इलिप्टिकल, है ना। तो बस इंफॉर्मेशन है, याद रखना, लिख लीजिए बट। टाइम पीरियड जो है 84.6 आता है जब ये बिल्कुल पास में है, दूर जाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अर्थ से कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर के ऊपर होगा, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 84.6। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, ये लिख लीजिए पाथ ऑफ सैटेलाइट। शनिदेव जी, मैं धरती के स्टार्टिंग से हूं, नो आप गलत हो। आप जब धरती थी तब भी एग्जिस्ट करते थे, और धरती नहीं थी तब भी आप एग्जिस्ट करते थे, है ना। और आगे भी आप एग्जिस्ट करोगे, आप हमेशा एग्जिस्ट करते हो। आत्मा हमेशा एग्जिस्ट करती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट सो दैट it may escape from gravitational field of
द अर्थ, करीब। अरे शनिदेव जी, आप गलत जगह आ गए हो। आप गलत जगह आ चुके, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है यार। आपको आईआईटी से क्या मतलब है। आप लोगों का आईआईटी सिलेक्शन करा सकते हो, बिगाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। चलिए, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट सो दैट इट मे एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। करिए, आ गया। गुड, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से ना, ऐसा कुछ बना देते हैं। अरे क्या हो रहा है। तो ये है, तो इसके पास वेलोसिटी है v नॉट। स्केप कराना है तो वेलोसिटी हो जाएगी v स्केप, और v स्केप हम जानते हैं √2 टाइम्स ऑफ v नॉट होती है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ve माइनस v नॉट डिवाइड बाय v नॉट इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज। समझ आ गया। तो v स्केप कितना था, √2 टाइम्स ऑफ v नॉट माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट। क्या बात है, सबका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो √2 कितना होता है, 1.414 होता है। कितना आ रहा है, 41.4%। शानदार, सबका आंसर आ गया। क्या बात है, सब बढ़िया। ठीक है, लिख लीजिए। डन डन डन, हो गया। चलिए, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट वर्क डन दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r फ्रॉम द सरफेस। देखिए, यहां पर ये अर्थ है, एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर है। अर्थ का मास m है, रेडियस r है, और इस सैटेलाइट को मुझे क्या करना है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च कराना है फ्रॉम द सरफेस, और इसकी ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल r और अर्थ की रेडियस थी कैपिटल R। तो हमें कितना कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो निकालना है। करिए सब लोग फटाफट ऑर्बिट। हो गया, डन। आ गया आंसर सबका। हाँ जी, क्या करेंगे, तो हमें निकालना है एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन। तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थोड़े हम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर डेल्टा के, है ना, केवल यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा और ये फोर्स है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, इसको तो डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, डेल्टा यू होता है, ये हम जानते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको निकालना है, तो ये आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, और यहां आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो के फाइनल कितना है, यहां पहुंचेगा, इट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये सुनो। और इनिशियली यहां पर था, तो इसके बाद कोई वेलोसिटी थी नहीं, जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी वी नॉट होती, जो हम निकाल चुके हैं। तो के आई कितना है, 0 है, और यू फाइनल आएगा माइनस जी एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, और यू इनिशियल कितना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। ये है वर्क डन
बाई एक्सटर्नल एजेंट। सॉल्व कर लीजिए, आ गया समझ में, ये आंसर आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां तो माइनस रहेगा, तो ये आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2। चेक करो, सही है ना, ये आंसर आ गया। तो ये है वर्क डन है, बेसिक लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख लीजिए। चलिए बढ़िया बढ़िया, हाँ नीट वाले भी बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फाइंड आउट वर्क डन, डन है वर्क डन यानी एनर्जी रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम R1 टू R2, R1 से R2, R सरफेस से नहीं है, R जो है सेंटर से है। हाँ पुलकित राज जी, नीट वाले बच्चे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस R1 से R2 हम चेंज कर रहे हैं, तो कितनी हमें वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आ गया आंसर। तो रेडियस जो है R1 से R2, यानी कि यहां पे अर्थ है एंड ये कोई ऑर्बिट थी और ये दूसरी ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट की रेडियस R1 है और ये ऑर्बिट की रेडियस R2। यहां से मुझे यहां ले जाना है, तो वही समझ लगेगा W एक्सटर्नल बराबर आएगा डेल्टा K प्लस डेल्टा U, है ना। और चाहो तो इसको आप यहां पे भी घूम ही रहा है, यहां पे भी घूम रहा है, तो चाहो तो इसको आप डेल्टा E भी बोल सकते हो, E फाइनल माइनस E इनिशियल, है ना। तो E फाइनल कितना है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई 2R2 और माइनस ये आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2R1, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो जी कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लो, तो भी बाहर निकाल दो, 1/R1 माइनस 1/R2। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई, डन डन डन, लिख लीजिए फटाफट सब लोग। समझ में आ गया भाई, डन डन डन। चलिए हाँ जी, अब बाइनरी स्टार सिस्टम भी समझ लेते हैं क्या होता है ना। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब यानी कि यहां पर दो स्टार हैं, दो स्टार है, यहां पे एक स्टार है, एक स्टार यहां पर है। इसका मास अगर m1 है, ये इसका मास m2 है, और इनके बीच की दूरी अगर r है। तो बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो आप तो ऐसा समझ लीजिए कि एक रॉड है, लाइट रॉड है, एक पार्टिकल यहां चिपका हुआ है, एक पार्टिकल यहां चिपका हुआ है, तो ये आपका क्या है, बाइनरी स्टार सिस्टम है। और इसको अगर मैं घुमाता हूं और अगर इसको मैं फेंकता हूं तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, घूमेगा। जिसको है ना एक डंबल को उठा के फेंक दो उल्टा, तो ये घूमेगा, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, घूमेगा। तो यानी कि ये अपना जो सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट घूमेगा। तो इट हैज लेट्स से सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, इट हैज सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी यहां पर ये r है। तो सेंटर मास यहां पे, तो सेंटर मास से इस मास की दूरी मान लेते हैं r1 है, और इस मास की दूरी मान लेते हैं r2 है। तो सेंटर मास की दूरी r1 r2 है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास हम जानते हैं कि यहां पर एक तो समझ आ रहा है कि भाई r1 प्लस r2 जो होता है वो r होता है, और सेंटर मास यहां पर है, तो हम जानते हैं m1 r1
बराबर M2R2 है। अगर जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो बहुत अच्छी बात है, परेशान मत होना, बस ये याद रख लो, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो R1 निकालोगे और R2 निकाल लीजिए। तो आप लोग R1 R2 निकालिए सब लोग फटाफट। R1 निकालिए, R2 निकालिए। चलिए, तो R1 आता है आपका M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। R2 आएगा M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब बेसिकली मैंने क्या बोला, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, यानी कि आपका जो M1 है वो R1 रेडियस में घूमेगा और M2 जो है वो R2 रेडियस में घूमेगा, है ना। ये M1 जो है वो R1 रेडियस में घूमेगा और M2 जो है R2 रेडियस, यानी कि कुछ इस प्रकार से घूमेंगे, यानी कि ये आपका M1 ऐसे घूमेगा और ये M2 क्या करेगा, R2 रेडियस में घूमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये ऐसा कुछ बना देते हैं ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा, इस प्रकार से घूमेंगे ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट इस प्रकार से होगी। तो अब यहां हमें निकालना है इनका एंगुलर वेलोसिटी जो भी है, तो कैसे निकालेंगे, किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो यानी यहां पर इस पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वही इस पे लगेगा आगे, है ना। तो यहाँ ये एफ जी लगेगा, है ना, एफ जी बोल सकते हैं। किसी एक मैं M2 को पकड़ लेता हूं, तो एफ जी बराबर हो जाएगा M2R2 ओमेगा स्क्वायर। तो एफ जी कितना है, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बराबर M2R2, ये निकाल चुके हो, M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना, और ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां ये और ये चला गया, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई R, नीचे जाएगा तो इट विल बी R क्यूब। तो ये आ गया, है ना। तो आप डायरेक्ट में लेता हूं, ओमेगा की वैल्यू आएगी, इट इज रूट ऑफ दिस थिंग, है ना। या आप यहां बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू है 1/R क्यूब। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, मत लिखो, नॉट रिक्वायर्ड, इतना आ गया, ये आ गया। अब टाइम पीरियड की बात करेंगे, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इट इज 2 पाई रूट ऑफ R क्यूब डिवाइडेड बाई जी M1 प्लस M2। बट एक चीज ध्यान रखना, ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, एक मिनट, M1 का ऑर्बिट का, हाँ गलत हो गया थोड़ा सा, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक मिनट इसको करना है। ये क्या हो रहा है, ये तो पूरा ये गड़बड़ हो गया। हाँ, M1 का ऑर्बिट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये ऐसे, एक मिनट, ये हाँ यूं आएगा, अब ठीक है, M1 का ऑर्बिट यूं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए। हाँ ये अच्छा, ये तो ये आ गया, तो ये आ गया, तो यानी टाइम पीरियड जो है दोनों का सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका मान लो ये ए है, सॉरी ये ए है और ये बी है, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, टी ए बराबर टी बी होगा। क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये एक डंबल हो गया, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये भी एक चक्कर लगा लेगा, समझ में आ गया। तो टी ए बराबर टी बी हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना। अब आपको यहां पर मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। वर्कबुक नंबर 3 अब आप कर लीजिए, वर्कबुक नंबर 3 कर लीजिए। अगेन मैंने आपको बताया कि आप होमवर्क सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको वहां पे लिखना है कि डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5, 13 जो भी है, होमवर्क सबमिट करना है, डाउट इन। फिर डाउट इन सभी लोग लिख लेंगे तो मैं समझ में किस किस बच्चे के कितने लागत। कॉमन जो डाउट आएगा वो मैं बिना आपके कहे या आंसर छाप दूंगा, मेरे ख्याल से सही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग फिर अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा चीजों का, है ना। फालतू में लिंक बिल्कुल भेजता हूँ, लिंक अपना ग्रुप का लिंक अभी भेजता हूँ, बिल्कुल, है ना, लिंक मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, लिंक अभी भेजते हैं। ठीक है, चलिए होमवर्क है, वर्कबुक नंबर 3 कर लेना आप लोग। चलिए हाँ, इसको आप ज्वाइन कर लेना ना, जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, है ना। लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है।
सही बोला, ई फिजिका में शेयर कर रहा हूं, बट ई फिजिका में शेयर कर रहा हूं केवल 15 मिनट के लिए। तो होता क्या है, उसमें और भी बच्चे हैं, वो सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ई फिजिका में भी शेयर कर रहा हूं ओनली फॉर 15 मिनट्स, उसके बाद वो मैं हटा दूंगा। चलेगा? हाँ, ये सही रहेगा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये मैंने भेजा।